नाजरीन आदाब। आज हमारे मेहमान हैं जम्मू कश्मीर के एक सरकर्दा पुलिस ऑफिसर जो रहे हैं अली मोहम्मद वटाली साहब, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। वटाली साहब, शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए हैं आज हमारे प्रोग्राम में। आप ज़ाती तौर पर शाहिद हैं बहुत सारे वाक़ात के। 93 ईयर ओल्ड अभी भी गोल्फ़ खेल रहे हैं माशाल्लाह, और अच्छी कंडीशन में हैं। ये हमारी खुशकिस्मती है। और हम आपसे जानना चाहेंगे प्रोग्राम के आगाज़ में ही कि जो 13 जुलाई 1931 का जो वाक़या हुआ था, इसके एक साल के बाद आपकी पैदाइश हुई, उसके एक साल के बाद, और आपके जो फॉर्मेटिव ईयर्स थे 1932 से 1947 तक, इसमें आपके जो मुशाहिदा थे वो बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक नहीं हो सकते हैं, लेकिन फिर भी चूँकि आपने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं, हम आपसे जानना चाहेंगे आपके तासुरात क्या हैं। किस किस्म की उस वक्त सरकार थी, किस किस्म का मुआशरा था यहाँ पे, ख़ास तौर से वादी कश्मीर में। कई लोग ये बता रहे हैं कि महाराजा जो था वो मुतलकुल अनान था, जुल्म सितम कर रहे थे। कुछ लोग ये बता रहे थे नहीं, वो बहुत ही मेहरबान थे लोगों पे। तो आपका क्या मुशाहिदा है और क्या लग रहा है आपको कि आम लोग किस नज़र से देखते थे महाराजा की सरकार को? मैंने जब जो भी यादाश्त मुझे है वो है जिस वक़्त शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब को खानकाह मौला में तकरीर करनी थी जी। क्योंकि उस दिन चूँकि असली हम खानकाह मौला के रहने वाले हैं। बाद में मेरे फादर माइग्रेट कर गए हंदवाड़ा। इब्तदाई तालीम मैंने यहाँ श्रीनगर में पाई है जी। उसके बाद मैं भी हंदवाड़ा चला गया, उसके बाद फिर वापस एसपी कॉलेज एटसेट्रा एटसेट्रा। तो उस दिन शेख साहब ने रिलीज़ होके आना था और उसने तकरीर करनी थी खानकाह मौला में जी। ये मेरा पहला एक्सपोजर है। उन्होंने क्या कहा क्या नहीं कहा वो मेरी कुछ ऐसी यादाश्त नहीं। 1947 की बात है? नहीं, ये 1932 मान लीजिए, कोई होगा 37 के करीब था। अच्छा, उस वक्त भी उनको रिहा करने वाले थे? उस वक्त रहा किया था। हाँ। अच्छा, अब उनको तकरीर करनी खानकाह मौला में। वो तकरीर उस दिन आए थे, हमारे हंदवाड़ा से भी लोग आए थे हमारे घर में खानकाह मौला में, क्योंकि वो खानकाह मौला में जो हमारा घर था वो बिल्कुल सहन, जो खानकाह मौला ज़ियारत का सहन है उसी सहन पर था। तो वो अब सब मकान भी नहीं रहा, वो तो उठाया गया। तो लिहाजा उस दिन उनको तकरीर करनी थी, इतनी मुझे पता है। बाकी मुझे तकरीर क्या की उसने क्या नहीं किया आई डोंट नो। लेकिन आपको याद है कि शेख साहब वहाँ पे आए थे, उन्होंने तकरीर की और लोगों में और दूसरी बात मुझे याद है कि जब क्विट कश्मीर मूवमेंट हुई जी, उस वक़्त भी वहाँ लोग आते थे खानकाह मौला में, वहाँ जलसा होता था। और हम कहीं से आता था कोई आदमी स्टेशन पर चढ़ता था स्टेज पर, तो वहाँ तकरीर करता था और बाद में गिरफ्तारी देता था जी। तब तक उसको कोई पकड़ नहीं सकता था, बिकॉज ही वॉज नॉट आइडेंटिफाइड बाय द अथॉरिटीज टिल दैट टाइम जी। वो आम इंसान था, एक ऑडियंस में खड़ा हो जाता था स्टेज पर गिर जाता था, नारे दो चार मारे, कुछ दो चार बातें की, जिस तरह एक दिन अब्दुल कदीर ने की थी, उसी तरह से उठ खड़ा हो जाते थे लोग। हाँ, उसी के। अच्छा, तो ये भी मैंने मुशाहिदा खुद किया है। तो ये एक बात हुई। उसके बाद मैं पढ़ता रहा, छोटी जमात में ही था, दूसरी तीसरी। तो महाराजा हरी सिंह का ये रहता था प्रोग्राम, जब ये दरबार में होता था वो दरियाई जुलूस में आते थे। अच्छा, लाल मंडी से छतरपुर तक, फिर छतरपुर से कारवार में आते होंगे, दरियाई जालिम से। मैं बहुत ही छोटा था उस वक़्त, और हमें ये आर्डर था कि पगड़ियाँ बांधे। अच्छा, पगड़ियाँ बांधे। और मेरी मदर, अल्लाह ताला उसको जन्नत नसीब करे, वो बहुत अच्छी पगड़ी बांधती थी। अच्छा, क्योंकि उनके ब्रदर पगड़ी यूज़ करते थे जी। उससे शायद उन्हें सीखा होगा। लिहाजा वो पगड़ी बांध के हमें वहाँ बिठाते थे खानकाह मौला की सीढ़ियों पर जी। वो सीढ़ियाँ घाट पर हर कई जगह पर सीढ़ियाँ बनी, अभी भी बनी हैं। अब खानकाह मौला में कम है, तो उसके अपोजिट में मुजाहिद मंजिल में वो सीढ़ियाँ अभी तक भी है जी। बाकी जगहों पर भी है। उन सीढ़ियों पर हमें बिठाते थे, छोटी छोटी झंडियाँ लेके कागज़ की, उसमें महाराजा बहादुर की जय हमको पुकारनी थी जी। जो ही ये सामने आते आहिस्ता आहिस्ता जी। तो महाराजा बहादुर की जय, महाराजा बहादुर की जय, ये था एक मसला है उनका।
तो वो सरकारी अहकामात के तहत होता था या दिल से लोग बोलते थे? नहीं नहीं, दिल क्या लोगों से होते, मैं मुझे जैसा छोटा बच्चा क्या दिल से निकलेगा? अच्छा, ये हिदायत, ये तो बाज़ाब्ता निकाले जाते थे हम। ये शख्सी राज का एक हुक्म होता था, शायद स्कूल वालों को, मास्टरों को, इनको निकालो बच्चों को। ये थ्रू आउट चलता था, ये थ्रू आउट सिटी बच्चे सारे जमा होते थे उधर। तो ये हमने देखा है महाराजा हरि सिंह का। दूसरी बार महाराजा हरि सिंह को मैंने एक ही बार देखा है शक्ल से, मगर उस वक्त मैं बड़ा था, मैं शायद उस वक्त एसपी कॉलेज में पढ़ता था। तो मैं डॉक्टर अतरी का, अगर आपको कुछ आइडिया हो कि उसकी दुकान कहाँ थी, अमीरा कदल पे, अमीरा कदल, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं खड़ा होके वहाँ था, क्योंकि ट्रैफिक बंद था। तो क्या कहते थे, महाराजा हरि सिंह साहब आ रहे हैं। तो महाराजा हरि सिंह आ गए और खुली जीप में थे, खुली गाड़ी में, जीप थी या क्या गाड़ी थी, उसमें पकड़ के तो सलाम लोगों को, जिंदाबाद कुछ लोग करते थे, वेव करते थे, वेव करते थे, हेलो हेलो। ये भी मैंने महाराजा हरि सिंह को मैंने अपनी आंखों से देखा उसी दिन। ये किस महल में रहते थे उस वक्त? उस वक्त ये रहते थे यहाँ, ये जो है ताले मंजिल नहीं, यहाँ ये होटल जो ओबराय होटल आज है, अच्छा, वहाँ महाराजा हरि निवास पैलेस। और उसका बेटा बाद में, बेटे के लिए वो बनाया उसने ताले मंजिल। ये महाराजा हरि सिंह का हमने देखा है। और चूँकि उस वक्त तहरीक शुरू हो चुकी थी और हम छोटे बच्चे थे, तो हमें भी बच्चों नकल करते थे हम, फिर नारे क्या देते थे। तो उस वक्त ये था कि हम उठाते थे फटा एक, तो यहाँ से जैसे ताबूत उठाते मैत, बच्चे महाराज से हरी सुगुन बोल, खुदा इन बोल। वो पंडित था क्या, शफी पंडित का बाप, मकबूल पंडित मजिस्ट्रेट था, लाठी चार्ज करवाए थे उन्होंने, पता नहीं गोलियां भी चलवाई थी शायद। तो वो कहता था, उसको भी हम कहते थे मकबूल पंडित उन बोल, खुदा इन गोल। ऐसे जितने भी लोग थे, अफसर लोग, उनको तो हम ये जो भी सरकार में छोटे बच्चे थे हम। तो ये तो उस चलाना सिलसिला, ये बचपन की बात है। उसके बाद मसला चलता पड़ा, तो आई वेंट टू, मुझे वहाँ फादर ने दिया पढ़ाई के लिए हंदवाड़ा, क्योंकि ही हैड ऑलरेडी स्टार्टेड हिज बिजनेस देयर। तो हंदवाड़ा में मुझे वहाँ कोई स्कूल जो था वो प्राइमरी स्कूल था। मैं उस वक्त चौथी क्लास में या पता नहीं तीसरी में चौथी में था। तो वहाँ पर वो शुरू होती मजमून पढ़ने थे ना, उर्दू, ये जो हिंदी थी ये पंडित पढ़ते थे और मुसलमान फ़ारसी या उर्दू पढ़ते थे। तो मुझे फादर ने कहा आप हिंदी पढ़ो। अच्छा। उस ज़माने में मैंने कहा ठीक है, मैं कह नहीं सकता था कुछ, उसने हिंदी का ट्यूटर मुझे रखा। अच्छा, अगेंस्ट द टाइड। अच्छा। तो उसके दोस्तों ने उससे पूछा, यार तुम क्या ये कर रहे हो, ये बच्चा छोटा सा बच्चा है, इसको हिंदी पढ़ाते हो? तो आपको क्या पता है, यही हमारी ज़बान होगी, सरकारी ज़बान यही होगी। अच्छा। उस वक़्त इट मस्ट हैव बीन 43 और 42। तो वो भी कुछ सियासत में थे, नेशनल कॉन्फ्रेंस में, दोनों भाई, अंकल भी और वो भी। तो लिहाजा चलता था उनका सिलसिला। इनका जो महाराजा का राबिता आवाम के साथ मिलते जुलते थे या आपने कई बार बताया है कि डॉक्टर करण सिंह पहले हैं जो एसपी कॉलेज में जिनका दाखिला हुआ। एसपी कॉलेज में आते थे, बट ही वुड कम एंड गो। मेरे ज़माने में नहीं था, मुझसे पहले थे वो। हाँ। तो मैं एसपी कॉलेज पहुंचने से पहले वो थोड़ी देर के लिए रहे। सो उसमें वैसे वो प्रोपेगेंडा के तौर पे बनाया था महाराजा ने, जी हम जो बड़े कॉमनर हैं वो हैं, ये है। तो थोड़ी देर के लिए वो आए तो बैठ गए घर पर। That had nothing, no impact। तो ये वहाँ पे आते थे तालीम हासिल करने के लिए, क्लास में बैठते थे, क्लास में बैठते थे। लेकिन अवाम के साथ इनका राबिता नहीं था। कोई राबिता नहीं, डायरेक्टली कोई राबिता नहीं, जिसका खिलाफ बाद में शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने पूरा किया। बिल्कुल। तो क्योंकि उस वक्त उनके साथ राबता होगा किनका, जागीरदारों का, सरमाएदारों का, जो बड़े बड़े लोग थे, उनका ही राबता होगा उस वक्त उनके साथ। बाकी फिर अवामी राज हुआ, फिर शेख साहब आ गए, फिर बाकी हिस्ट्री आपको पता ही है। 1947 में बड़ी तब्दीलियां आ गई, जैसे कि आप जानते हैं, आप ऐनी शाहिद हैं इन चीज़ों के कि यहाँ पे
बरसगीर तकसीम हो गया, हिंदुस्तान बन गया, पाकिस्तान बन गया, कश्मीर में रेडर्स आ गए, उन्होंने हमला किया, तो उस वक़्त की कोई आपकी यादें हैं? मैं सामीन के लिए और नाज़रीन के लिए यहाँ पे ये भी बताना चाहूँगा कि वटाली साहब 3 किताबों के मुसन्निफ़ है। एक कश्मीर इंतिफादा, दूसरी है गन्स अंडर माई चिनार, और तीसरी अभी हाल ही में शाये हुई है रेमिनिसेंसेस, जिसमें इनकी यादें हैं। तो ये वटाली साहब, हम आपसे जानना चाहेंगे 47 के जो कबायली हमला जो हुआ, तो उस वक़्त की क्या यादें आपके पास हैं? कबाइल हमला जो हुआ तो मैं आज आ चुका था यहाँ पर पढ़ने के लिए। मेरे फादर वगैरह फैमिली शामिल हंदवाड़ा में थे। आप आए थे श्रीनगर? मैं श्रीनगर में पढ़ता था एसपी कॉलेज में। तो पता लगा जी कबायली आए हैं वगैरह, हुआ हमला हुआ है, ये सुनने वाले, क्योंकि अखबार इतने होते नहीं थे, इतना हम पढ़ते ही थे। तो ये सिलसिला चलता रहा। तो उसके बाद वो कबायली का जंग चलता रहा। तो वो लोग फिर वहाँ पर इंडियन आर्मी आ गई। उसके 2 वाक़ात मुझे याद हैं। एक ये कि जब वो सोलिना में रात को निकले, जब इंडियन आर्मी आ चुकी थी, जब इंडियन आर्मी आई तो पहली बात उन्होंने की कि उनको एक इनमें बसों में बिठाया गया। एलाइड चिरागदीन यहाँ एक कंपनी थी, ट्रांसपोर्ट कंपनी, उनकी बसों में उनको बिठा के एयरपोर्ट से लाया और सीधे इंटीरियर सिटी में उनको गश्त करवाई। मतलब जो मैसुमा, फिर हफादे कदल, हबा कदल वगैरह वगैरह वगैरह, वो फिर वहाँ उस वक़्त लोगों को कुछ उन्होंने नारे बुलंद किए। वो सिख रेजिमेंट थी, जो बोले सो निहाल सत श्री अकाल। इससे लोग घबरा गए, ये पता नहीं किस बला में फंस गए हम, अब हम सिखों का राज हो गया या हो गया। फिर शेख साहब ने वो तकरीर वगैरह करके कारकुन भेजे वगैरह। भाई ये ऐसी कोई बात नहीं है, एक चूँकि ये रेजिमेंट है, इनकी ये वार क्राई है, तो लिहाजा इसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं देनी चाहिए। ये एक वाक़ा उस वक़्त का। दूसरा वाक़ा ये है कि हंदवाड़ा में वहाँ सिख फैमिलीज़ कुछ रहती थी, 5-6 फैमिलीज़ थी, 4-5-6 फैमिलीज़। तो उनको कुछ अजीब सा लगा, अब क्या करें। तो मेरे फादर ने उनको कहा, या तो आप हमारे घरों में रहिए, 2-2, 4-4 लोग हम एकोमोडेट कर सकते हैं, या आप निकल जाइए यहाँ से, बचाओ अपने आप को। तो उनने एतबार नहीं किया। उनने कहा नहीं जी, जिस घर में हम रहेंगे हम सब इकट्ठे रहेंगे। वो इकट्ठे उतनी जगह किसके पास थी कि 200-300 लोगों को वो जगह दी। तो वो निकल गए। रास्ते में कहीं उनकी अफवाहें सुनी आने वालों से, चलने राहगीरों से, कि कबायली आ रहे हैं आगे से। वो फिर वापस पहुंच गए। वापस उनने फिर एक गुरुद्वारे में बैठ गए, लोकल गुरुद्वारा था। गुरुद्वारे में उन्होंने अपना वो कीर्तन वीर्तन शुरू किया। सब वो लोग उसी में आ गए, जितनी भी सिख कम्युनिटी वहाँ थी। तो जो ही कबायली 2-3 आ गए तो उन्हें फायर किए। इन्होंने भी दुनाली से कोई फायर शेयर मारा उधर से, तो डबल बैरल गन से। अच्छा। तो उनके पास कुछ 303 वगैरह शे उस ज़माने में थी। अच्छा। तो ये चला। तो उसके बाद उन्होंने अपने आप को एमुलेट कर दिया, जलाया अपने आप को। मकान में सरदारों ने वो सारे जल गए। और लोग किसी घर में या गुरुद्वारे में? गुरुद्वारे में आग लगा दी। आग लगा दी उन्होंने खुद। कितने लोग? मेरे ख्याल में कोई तकरीबन 30-40 लोग होंगे। अच्छा। बच्चे बूढ़े सब। अच्छा। तो ये हुआ। लोग देखते रह गए इस डर से कि ये कबायली हमें पता नहीं फिर क्या करेंगे हमारे साथ, हमारी लेडीज के साथ क्या करेंगे, बेहुरमती करेंगे न करेंगे, क्या पता है क्या होगा, क्योंकि अफवाहें भी बड़ी आ रही थी। लिहाजा उन्होंने अपने आप को जला दिया। जलाने के बाद ऐसा पता लगा कि उसके पीछे एक ग्राउंड था, ओपन ग्राउंड। तो उस ग्राउंड में 2 बच्चे खेल रहे थे, छोटे बच्चे। वो इन्हीं सिखों के थे। उन पर किसी की नज़र नहीं पड़ी थी। इनको भी पता नहीं लगा कि वो हमारे 2 बच्चे मिसिंग हैं। तो वो जल गए। उधर से 2 बच्चे थे। उनको एक वहाँ लोकल शीर गुजरी था, रुस्तुम, मेरे फादर ने उसको कहा तुम इनको रखो फ़िलहाल अपने पास। तो रुस्तुम ने उनका वो बाल शाल कटवा दिए। तो उन्हें ही अडॉप्ट, उसके बच्चा अपना कोई था नहीं। रुस्तुम गुजरी, वो शीर गुजरी था। तो दूध बेचने वाला। हाँ, उससे पहले क्या हुआ, ये बच्चे जब खेल रहे थे तो एक
बदमाश जो चोर था वो आया घोड़े पर, इन दोनों बच्चों को उठा के ले गया। अच्छा। तो माय फादर साइड उसने दूसरा घोड़ा लेके उसका पीछा कर दिया और 2-4 किलोमीटर के बाद पकड़ के उसको कहा या तो तुम इनको जान दे दो नहीं तो मैं तुमको मार दूंगा। क्यों लिया होगा? पता नहीं क्या करना था उसको, रैंसम लेना था, क्या करना था, और उनको मारना था, नोबडी नोज़ दैट। अच्छा। तो उसने वो बच्चे दोनों वापस लाए, आपके वालिद साहब छुड़ाए? हाँ छुड़ाए, वापस लाए और उसी रस्म गुरु के हवाले किए, क्योंकि उसका कोई बच्चा नहीं था। उसने उसके बाल शाल साफ़ किया तो अपने बच्चों की तरह उसको पालने लगा, मामला ख़त्म हो गया। उसके 2-3 साल बाद, 2 साल बाद एक लेडी आई जलंधर से। वो इसी सिख वन ऑफ द सिख फैमिली जो हंदवाड़ा की थी, उनकी बेटी थी, ब्याही थी जलंधर में। लिहाजा जब उसने सुना अब कि वहाँ सारा कुछ ख़त्म हो गया है, तो फिर वो जंग बंद भी हो गई जंग, तो फिर वो आ गई वहाँ। तो उसने पूरे बाज़ार में मचाया हंगामा, सब दुकानदारों को पकड़ा, मेरे बच्चों को, मेरे भाइयों को दे दो, मेरे फलानी को दे दो, आपने क्यों नहीं उनको बचाया, आप क्यों नहीं बचा सके उनको। तो एक हंगामा हो, सब रोने लगे, दुकानदार भी रोते हैं, वो भी रोती है, ये भी रोती है। तो अलबत्ता फिर उन्होंने उसको कहा यहाँ 2 बच्चे हैं उनके हैं। उसने कहा कहाँ हैं वो? उसने कहा फलानी के पास। तो उसने वो दोनों बच्चे लिए, उसको पता नहीं वो किसके थे, क्या थे। उसने कहा ये दोनों बच्चे मैं पालूंगी, मैं अपने साथ ले जाऊंगी। अच्छा। सो शी टुक देम टू जलंधर। ये सिखों का मसला ख़त्म हो गया। बाद में कुछ पता चला उनका? नहीं, बाद में कुछ पता नहीं, राबता ही नहीं रहा किसी के साथ। तो मामला ख़त्म हो गया। उसके बाद एक और वाक़ा हुआ, जब मैं एसपी कॉलेज में था, फॉर द फर्स्ट टाइम पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा एसपी कॉलेज के अंदर। जी। इट वाज 1948 और 48। इंडिया पाकिस्तान कमीशन आया था, यूनाइटेड स्टेट्स का इंडिया कमीशन जो है, जो पहला कमीशन है। जब कंप्लेंट के बाद दे फॉर्म्ड ए कमीशन ऑफ सेवरल कंट्रीज़ के नुमाइंदे आए, 5-6 लोग थे वो। तो सुबह से ही वहाँ पर अफवाह थी कि वो यहाँ जी कोई कमीशन आ रहा है। मैं इतना पॉलिटिकली मैच्योर्ड भी नहीं था तो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो वो अजीज़ टूरिस्ट एक था जी, सोचते वो ऐसे पढ़ा, वो पढ़ता था हमारे साथ जी। तो उसको टूरिस्ट उस वक्त नहीं कहते थे, अब्दुल अजीज़ ही कहते थे। वो सबको कहता है कि भाई आज नारे देना, यहाँ आज जो वो आएंगे तो आप प्रिंसिपल के कमरे के बाहर जमा हो जाना और पाकिस्तान जिंदाबाद करना। अच्छा। इतने में वो इंडिया पाकिस्तान कमीशन भी आ गया। 2 लेडीज़ आ गई वहाँ पर, साड़ी क्लैड, साड़ियाँ पहने जी। तो बाद में पता चला मुझे कि वो एक तो अब्दुल गनी रेठू की बीवी थी जी, दूसरी थी वो आगा शौकत की बेटी, शौकत ही नाम था शायद उसका, जो पाकिस्तान में भाग गया था। तो बीवी यही थी, वो बाद में शायद वो भी चली गई होगी। जो बेगम जफर अली का बेटा जो बाद में वहाँ चीफ सेक्रेटरी भी बना। हाँ, पंजाब में जो वही। अच्छा। क्योंकि वो यहाँ भी ब्यूरोक्रेट ही था जी। तो वो लोग वहाँ चले गए। अच्छा, ये पता चला कि ये सारा इन्वेस्टिगेट उन्होंने किया था। अच्छा। तो मैं तो दूर ही रहता था, मैं इस मामले में मेरी कोई ख़ास राय थी नहीं। तो फिर जनाब जो ही ये निकल गए कमीशन वाले, तो फिर पुलिस आ पड़ी जी, स्पेशल स्टाफ वालों ने शुरू किया। और नेशनल काउंसिल की जो ये प्रो बख्शी वगैरह लड़के थे, इनके लड़के भी हमारे साथ पढ़ते थे, बशीर वगैरह, दे वर स्टडीइंग विद अस। तो उन्होंने भी मारपीट शुरू की उन लड़कों की जो पिटाई नारे दे रहे थे, पाकिस्तान के हक में जो नारे लगा रहे थे। तो उनकी मारपीट की इन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं, बख्शी खसूसन बख्शी के बच्चों ने। अच्छा, बख्शी ब्रदर्स के जो बच्चे थे वो भी वहीं पढ़ते थे। बशीर था, अहमद था, यूसुफ था, और भी 1-2 थे। तो ये सारे उस नेशनल कॉन्फ्रेंस। और ये भी कहा जाता था कि इन्होंने मैट्रिक पास किया ही नहीं है। अच्छा। इनको क्लेमेंसी में ला गया तो कॉलेज में पहुंचा दिया है। अच्छा। तो क्लेमेंसी पास। तो ये पाकिस्तान की मुखालिफ थी। ये पाकिस्तान की मुखालिफ थी जी। तो मैं आहिस्ता आहिस्ता निकल गया, तो मैंने बरबर शाह का रूट ले लिया, तो भाग गया घर खानकाह मौला। तो मेरा एक दोस्त था अब्दुल अहद, वो बाद में एक्साइज टैक्सेशन ऑफिसर बना जी। तो वो डलगेट में रहता, मेरी बॉज़म फ्रेंड, मैं उसी के घर में बैठता था, पढ़ता था, सब इकट्ठे हमको पढ़ते थे। तो वो उसको भी ले गए। अच्छा। तो मैंने कहा चलो अब क्या पता है, वो अमानुल्लाह खान था, बाद में ट्रैफिक में है जी, उसको भी ले गए। अच्छा।
तो ये सब मेरे क्लास फेलो थे। तो जब ये ले गए मैंने कहा मैं यार अब क्या फ़ायदा है कॉलेज जाने का। तो खैर मैं घर पे ही बैठा, जब मुझे पता लगा इनको सबको छोड़ दिया है। अच्छा। कोई 5 अब प्रोफेसरों को भी गिरफ्तार किया। एक प्रोफेसर मकबूल था, उसको गिरफ्तार किया। एक था वो प्रोफेसर मैथमेटिक्स का, भूल रहा हूँ नाम उनके, उसको भी गिरफ्तार किया। क्या आप लोगों ने पाकिस्तान के हक में नारे क्यों लगाए? क्यों लगाए? तो ये आपकी ही साजिश थी। खैर बाद में इन सबको छोड़ दिया, बख्शी साहब या शेख साहब के वक्त की बात है। तो मैं भी फिर कॉलेज फिर आया, तो फिर हमने कॉलेज शुरू कर दिया। उस वक्त हम कह सकते हैं कि अवामी सेंटिमेंट जो था वो पाकिस्तान के हक में नहीं था, या था? पाकिस्तान के हक में इतना कोई बड़ा नहीं था जितना बाद में बन गया बाद में। मैं भी वो जो खासकर शेर और बकरे का मामला था जी। बकरे जो थे वो पाकिस्तानी थे। अच्छा। शेर जो थे वो हिंदुस्तानी थे। बकरे मतलब कि मौलवी मोहम्मद यूसुफ शाह के फॉलोवर्स जो थे वो पाकिस्तानी थे। इनमें से कुछ लोग जो है शेख साहब ने पावर ले लिया, कुछ लोग भाग गए जी वो पाकिस्तान, इंक्लूडिंग मौलवी यूसुफ शाह साहब। मौलवी यूसुफ शाह साहब की हिस्ट्री मुझे पता है इस तरह से कि उसके मौलवी यूसुफ शाह का बेटा है मौलवी अहमद शाह। अहमद साहब आए थे, मोहम्मद अहमद शाह यहाँ आए थे। आए है ओकेजन टू मीट। मैंने उसको कहा यार यहाँ आम ये एक परसेप्शन है कि शेख साहब ने उसको यहाँ से निकाल दिया, ये परसेप्शन था। मुझे भी था। कहा नहीं ऐसी कोई बात नहीं, शेख साहब का उसमें कोई हाथ नहीं। का असल वाक़या ये है कि एक दिन मुझे यूसुफ साहब बाप ने बुलाया, कहा देखो कल हम जा रहे हैं रावलपिंडी, तो गाड़ी तैयार करो। कोई गाड़ी उनके पास थी, अब उसको सर्विस करवानी होगी। और फलानी जो सुनियारा है, फला आदमी गाली के दल में रहता है, उनका मुरीद ख़ास था, उसको भी साथ ले जाना है। आप, मैं और वो 3 बंदे। तो कहते उस दिन ये तकरीबन आधी रात को ही निकल गए। मैं भी साथ था। जामबाज साहब ज़ियारत के बाहर बारामूला में उसने नमाज़ पढ़ी सुबह की फजर। तो फिर चलते गए आगे। कहा आगे दुमेल मिले तो वहाँ एक और मौलवी साहब थे, उसमें कस्टम्स में मौलवी वो भूल गया नाम। तो उन्होंने उनको कहा आप लंच हमारे साथ कर लीजिए, फिर उसके बाद आगे जहाँ जाना हो। उन्होंने मुझे बहुत जल्दी है, तो कहा वो चले गए। कोहाला में लंच किया कहीं। ये किस साल की बात है? ये 47 बिफोर रेड, यस। तो फिर ये चले गए पाकिस्तान। मौलवी अहमद का कहना है ये सुबह निकलते थे घर से तो शाम को वापस आते थे। कहता ये बोलते कुछ नहीं थे कि कहाँ रह जाते हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं। कहा एक दिन उसने मुझे कहा तुम वापस जाओ और अपनी माँ को ले आओ। अच्छा। मतलब उसकी बेगम मीरवाइज। तो मीरवाइज की बेगम साहिबा को भी
ले गए, ले गया वो दोनों दो मियाँ वहाँ पहुँच गए, यहीं से उड़ी से। उसके बाद कबायली रेड जिसको हम कहते हैं वो हो गया अक्टूबर 47 में। रास्ते बंद हो गए, सारा कुछ ख़त्म हो गया, मौलवी साहब उधर ही रह गए। तो वो बाद में तो हिस्ट्री है, वो आज़ाद कश्मीर के प्रेसिडेंट भी रहे वगैरह वगैरह वगैरह। तो आखिरी दिनों में उनका प्रोग्राम था वापस आने का। तो उसने बेटे को कहा, यार मैं यहाँ नहीं मरना चाहता हूँ, मुझे वहाँ ही कोई कब्र नसीब होनी चाहिए अपने असलाफ के साथ, वादी कश्मीर में। कहा हमने कोशिश की तो वहाँ से हम निकल पड़े। निकले तो वहाँ पर वाघा पहुँच के तो तैयारी थी अब यहाँ आने की। तो पता लगा जी हमें रोका गया कि हम नहीं जी, यू आर नॉट परमिटेड, कुछ इजाज़त नहीं है। एजेंसीज आ गई तो उन्होंने कहा आपको इजाज़त नहीं है। असली वाक़ा ये था कि उस वक़्त मौलवी फ़ारूक जो थे उसको ऑलरेडी इंस्टॉल किया था बख्शी गुलाम अहमद ने। एज व्हाट? एज मौलाना, एज मौलवी इंचार्ज ऑफ मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के बकरा पार्टी जो भी है। वो सब मौलवी फ़ारूक को उसने लाया था स्कूल से ही उठा के। वो क्रिकेट विकेट भी तब खेलता था, तो इस वजह क्रिकेट मौलवी सब थे। तो उसको ला के तो उन्होंने वो कर दिया। तो उसने सोचा अगर अब मौलवी यूसुफ शाह आ गया ये तो मेरे कंट्रोल में रहेगा नहीं, तो लिहाजा बेहतर है इसको उधर से ही रुकाओ। तो उसने वो मैनिपुलेट करके उसको यहाँ आने नहीं दिया मौलवी फ़ारूक। तो अल्टीमेटली वो बेचारे वहीं पर मर गए। उसके कई साल के बाद उनके जो फर्जंद थे मोहम्मद अहमद शाह वो आए कश्मीर 2 बार आए थे। अभी कुछ महीने पहले उनका इंतकाल भी हो गया। कश्मीर मेरे ख्याल से 2 बार आए यहाँ। हाँ, यहाँ 2 बार आए। उनके घर पे भी गए, मीरवाइज के घर पे। हाँ जी हाँ। तो ये वाक़या है। बुनियाद जहां हम खड़े हैं, ये है मजबूत इरादे की बुनियाद, मजबूत हौसले की बुनियाद। हम मजबूत हैं। ये घर, ये दरो दीवार, ये राहें, सब गवाह हैं इस मजबूती की। आइए हम आपके इरादों को मजबूत बनाएं। हम हैं TCI Max, सॉलिड स्ट्रेंथ हमेशा। चीज़ें इसमें इम्पॉर्टेंट है। एक ये कि जो कबायली थे उनका बर्ताव क्या रहा, क्योंकि बहुत सारे लोग ये बता रहे हैं कि ये जुल्म सितम ढाते थे लोगों पे। इन्होंने वो तो समावार होते थे, पीतल के हैंडल्स वो लेते थे, सोना। उसमें कोई दो राय नहीं है, वो बात सही है। वो सही है, वो करते थे। क्योंकि उसमें जो बाद में किताबें वो उसकी शायद आपने पढ़ी होगी, या अकबर खान नहीं, वो जो बाद में चीफ जस्टिस ऑफ आज़ाद कश्मीर बन गए थे, बारामूला के यूसुफ सराफ जी। यूसुफ सराफ के 2 वॉल्यूम्स हैं कश्मीर पर। जी हाँ। तो उसमें उसने लिखा है कि मुझे वहाँ पर मैं था तो वहाँ औरतों को ये ले जाते थे वहाँ चर्च में, वो ना मतलब वो कोई वहाँ कोई बिल्डिंग, यही स्कूल, यही जो नन्स को मार दिया उन्होंने, और स्कूल के क्रिश्चियन नन्स को ख़त्म किया। क्रिश्चियन जो स्कूल था उनका सेंट जोसेफ स्कूल, उनके टीचर्स को मार दिया जो फॉरेनर्स थे। तो बाद में कहा उसने कि अब ये दूसरी औरतें भी पकड़ के, कहीं पंडिता औरत या कहीं कुछ मिली, कुछ को डिजहरू खींचते थे, बाकी जेवर उतारते थे।
कहा कि कबायली साहब कही, ये उसने खुद लिखा है किताब में, कश्मीर इज फाइट फॉर फ्रीडम, इस किताब में कश्मीर इज फाइट फॉर फ्रीडम। तो वो किताब में लिखा है कि मैं वो लड़की थी वहाँ, उसको कबायली को नज़र पड़ी एक लड़की का, नॉर्मली टाउन खाली हो चुका था, अब एक आधी औरत उनने रखी थी घर में, तो वो सोच नौश में घर तथ मज कहीं सोच कुछ जनी अकेली थी, और उसने उसको देख लिया, उसने कबायली ने, उसने कहा चलो मेरे साथ। अब वो प्रेजेंस ऑफ माइंड उसने रखी उस औरत ने, उसने कहा कोई बात नहीं, मैं कपड़े तब्दील करूँगी। कपड़े तब्दील करने के बहाने से वो अंदर चली गई। अंदर उसने घास, उनके घर में काफ़ी था, शायद घोड़े वोड़े उनके होंगे, उसने घास में आग, मुस्लिम खातून थी या गैर मुस्लिम? मुस्लिम खातून। हाँ, उसने आग लगा दी और मकान जल गया और पूरा मोहल्ला जल गया जी। यूसुफ सराफ ऑन रिकॉर्ड। तो ये ऐसे ऐसी चीज़ें कि उनको तो आज़ादी के साथ कोई मसला था ही नहीं जी। 2 दिन वो ये जुल्म तशद्दुद करते रहे बारामूला में जी। फिर जब वो आगे बढ़े तब तक इंडियन आर्मी पहुंच चुकी थी यहाँ पर, तो 2 दिन इनका यही लूट मार का काम, लूट मार करके थे। फिर मुश्किल से वो क्या था उसका नाम, जो उनके साथ मौलवी था एक, सबानपुर है ना जी, तो वो उनको मुश्किल से उसने कहा चलो आगे तुम्हारा काम ये नहीं है, तो इनका प्रोग्राम था एयरपोर्ट को पकड़ना, मगर एयरपोर्ट तब तक तो इंडियन आर्मी ने पकड़ा हुआ था। क्या ये बात सही है वटाली साहब कि मकबूल शेरवानी ने इनको गलत रास्ता दिखाया? बिल्कुल नहीं, ये सब बकवास, ये सही नहीं है। मैं मकबूल शेरवानी की उसमें मैं आई विटनेस हूँ। असल बात क्या है? असल बात ये है कि माई अंकल वॉज ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस। मकबूल शेरवानी जितने कारकुन थे, पैलेडियम सिनेमा से गवर्नमेंट चलती थी जी। शेख मोहम्मद अब्दुल्ला अज्यूम्ड द गवर्नमेंट जी, उसको किसी ने चार्ज नहीं दिया, उसने खुद ही अपने वॉलंटियरों को भेजा, माइनॉरिटी पॉकेट्स में भेजा, ब्रिजों को तब किया, हम कश्मीरी हैं तैयार, जो मिलिशिया बनाया, वो वुमेन मिलिशिया भी बनाया, वो भी ऑपरेट होता था वहीं से, वो भी मतलब नॉर्मली ज़्यादा उनको ड्यूटियाँ नहीं थी, वो लोकल, उसमें खवातीन थी। हाँ, हमारी क्लास फेलो एक हमदम थी, वो थी उसमें, तो बाद में वो इसी स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में कुछ अफसर भी थी। तो एक अलामती मॉरल सपोर्ट था, अदरवाइज वो क्या लड़ते? हाँ नहीं, अलामती सपोर्ट था कि भाई हम सब साथ है इसके, और कुछ नहीं। बेगम अब्दुल्ला उसमें ऑर्गेनाइज करती थी, शेख साहब तो बंद थे, शेख साहब वॉज इन प्रिजन, तो उसमें उसी ने सारा किया। बेगम साहब पहली बार उसने बुरका छोड़ दिया उसी वक्त, और सबको कलेक्ट किया, और फिर रेफ्यूजीज आ गए वेस्ट पाकिस्तानी, उनको उसने एंटरटेन किया, उनको पकड़ा, उनको फिर भी जम्मू भेजा, जो बाद में प्रॉब्लम बन गए हमारे लिए। अब उनकी शहरियत उनको मिल गई आफ्टर दिस। उनको वोट का हक है, पार्लियामेंट के, पहले उनको पार्लियामेंट का हक था, वोटर असेंबली का नहीं था, असेंबली का भी। जी हाँ। अब बता रहे थे कि मकबूल शेरवानी को क्यों मारा गया, आपने कहा कि हाँ, मकबूल शेरवानी का ऐसा है कि मेरे अंकल भी नेशनल काउंसिल में बड़े अच्छे ओहदे पर थे, जेल वेल भी गए हैं वो, मोहम्मद मकबूल, वो भी वहाँ पैलेडियम में रहते थे सुबह से शाम तक, फिर शाम को घर आते थे। उसने घर आके कहा कि भाई वहाँ पर शायद इसको मार डालेंगे। ये गया था एक्चुअली सुंबुल जी, मोटरसाइकिल किसी का लेके, क्योंकि उन दोनों ने सबका कमांडियर करके कारें शारें मोटरसाइकिल वगैरह, वो हमने अपने लाल चौक में सब जमा थे। उसने मोटरसाइकिल क्या कहता है, मुझे भी कहा चलो मेरे साथ, उसने बोले मुझे नहीं जाना है। ये श्रीनगर से निकला था? ये श्रीनगर से निकला। अच्छा, श्रीनगर से निकला, ये सुंबल पहुंचा। सुंबल के लिए, सुंबल में उसको पकड़ा। क्यों पकड़ा?
ये वहाँ पर इसको किसी ने कहा उनको कबालियों को कि ये प्रोपेगेंडा आप लोगों के खिलाफ कर रहा है कि इनको जगह मत दो, इनको पकड़ लो, इनको पकड़ाओ वगैरह वगैरह। उसके बाद फिर बारामूला पहुँचा, इनको फिर बाद में पता लगा कि बड़ा कुछ इम्पोर्टेंट आदमी है, फिर उसको वहाँ वो कील शील ठोकी, वो जो भी हो गया वो बच्चे ही कील ठोकी थे या ऐसे ही? और उसका कोई बैकग्राउंड था थोड़ा, वो ये है कि जब जिन्ना साहब यहाँ आए थे जी, शेख साहब की दावत पर आए थे वो उस वक़्त, तो वो सुचीतगढ़ से आए थे, उनका रिसेप्शन काफ़ी अच्छा हुआ और बख्शी गुलाम मोहम्मद, शेख मिर्ज़ा अफजल बेग, अब्बास साहब, गुलाम चौधरी गुलाम अब्बास, रास्ते में मुख्तलिफ मुकामात पर बानेहाल मोहम्मद अली जिन्ना का इस्तकबाल किया और जगह जगह ड्योड़ियाँ बनी थी, जगह जगह उनको वेलकम किया गया, फ़ोटोग्राफ लगे थे शेख साहब के भी, उनके भी, और प्रताप पार्क में उनके का जलसा होना था। ये मुजफ्फराबाद रोड से है या जम्मू से आए? ये जम्मू से है, सुचेतगढ़ से। मोहम्मद अली जिन्ना उनने 2 लफ्ज़ उधर प्रताप पार्क में कहे, मुसलमान एक ईमान, मुसलमान एक कुरान, एक वो पता नहीं एक पैगंबर, तो उठे तो चले गए। अच्छा। ये जो बकराल पार्टी थी ये उस जलसे में नहीं आए थे क्योंकि वो शेख साहब का जलसा था। अच्छा। ये डलगेट में उस पहाड़ी के पास थे जहाँ आजकल बेकरी है, जी हाँ। वो सारा अड्डा शड्डा वो खाली था और कुछ पहाड़ी पर भी जमा थे लोग। बकरों को उनने कहा जी हमें यहाँ एड्रेस कर लीजिए आप। अच्छा। उनको भी यही इतने ही 4 लफ्ज़ कहे। अच्छा। तो चले गए। तनी स्टेट समर कोई कहता निशात में ठहरे थे, तो निशात इन हिंदी कह रही थी, कुछ कहते हैं कई लोग बता रहे हैं हाउस बोट में ठहरे, हाउस बोट में भी ठहरे थे। तो वहाँ पर लोग मिले उनसे, तो उसके बाद एक मीटिंग हुई, रिसेप्शन दिया उसको नेशनल कॉन्फ्रेंस जी, मतलब वो था नेशनल कॉन्फ्रेंस का ही, मगर उसका नाम रखा गया शहरियों की तरफ से जी। तो उसमें सारे मुसलमान, हिंदू, सिख वगैरह सारे थे। शेख साहब उस वक्त जेल में थे? शेख साहब उस वक्त जेल में थे। राइट। तो वहाँ पर जो थे, वहाँ बख्शी साहब थे, बाकी लोग थे। तो वहाँ पर एक मुहीद्दीन ज़ोहरा होते थे, मुहीद्दीन हमदानी खानकाह मौला के, तो डिप्टी मिनिस्टर थे पर शेख साहब इस वजारत में। उसने वो खड़े हो गए, उसने कहा जी मुझे एक सवाल पूछना है। उसने कहा पूछिए। कहा जी आपका क्या ख्याल है नेशनल कॉन्फ्रेंस के बारे में? जी। जिन्ना साहब ने कहा कि अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस में हिंदू एंड मैस शामिल हुए होते तो महाराजा कब का यहाँ से निकल चुका होता। अच्छा। कश्मीरी मुसलमानों के साथ कश्मीरी हिंदू नहीं मिले, वो अलग रहे। बाकी 1 2 तो 3 4 वो तो काउंट नहीं करते हैं, जलाल कलम टाइप वगैरह शगैरह, वो इक्का दुक्का का मैस कश्मीरी पंडित अलग रहा, उनके साथ नहीं रहे, उनके साथ नहीं रहा। तो वो वाक़ा है, वो जो हुआ है वो मैंने पढ़ा है उसको भी और सुना भी है। तो इसमें शेरवानी का क्या रोल था? शेरवानी का रोल वहाँ कुछ नहीं था, अलबत्ता शेरवानी का रोल मैंने कहा ना, उसको वहाँ सुंबल से पकड़ के ले गए, पहुँचाया। कह रहे थे इसका बैकग्राउंड है, इसलिए मैंने पूछा इसका। हाँ, और ये बैकग्राउंड ये था कि जिन्ना साहब जिस वक्त वापस चले गए, शेख साहब के साथ उनके एग्रीमेंट नहीं हुआ, कई मुलाकातें हुई। बाद में शेख साहब ने उनके खिलाफ बयान, जिन्ना साहब ने बारामूला में उनके खिलाफ बयान दिया, बारामूला में पब्लिक मीटिंग में। अच्छा। मैं भी वहाँ था, मगर मैं छोटा बच्चा था, किसी दावत पर हम आए थे, शादी में, माय फादर माय मदर वगैरह वगैरह। तो दूर से मैं भी ये देख रहा था, मगर मुझे ज़्यादा कुछ पता नहीं उसका। अलबत्ता ये हुआ है, कहते हैं कि उसने जिन्ना को जो जूतों की का एक हार बना के उसकी तरफ फेंक दिया था, मकबूल शेरवानी ने। अच्छा। ये इंतकाम था। अच्छा अच्छा। जिस वजह से उसको ज़्यादा टॉर्चर करके उसको मारा गया। फिर जब ये वापस जा रहे थे 7 नवंबर हमने अनंतनाग कस्बा के बाद ज़िम्मेदार लोगों से बात की। हमने पूछा कि 1947 में क्या किस किस्म का माहौल था, तो उन्होंने कहा कि पूरे जम्मू यहाँ कश्मीर में सिर्फ एक जगह पे, यानी कि अनंतनाग टाउन के पोस्ट ऑफिस पे पाकिस्तानी झंडा चढ़ाया गया। इस वजह से वो तो यहाँ श्रीनगर पोस्ट ऑफिस पर भी झंडा चढ़ाया, यहाँ भी चढ़ाया। वो पता क्यों? वो बता रहे थे कि ये
रावलपिंडी में जो पोस्ट एंड टेलीग्राफ का डिवीज़न था ये इसका हिस्सा था, तो उनको ये कि वो पाकिस्तान के हिस्से में आया था, अंदाज़ा था कि हमें भी चढ़ाना है, हालांकि ये कश्मीर उस वक्त उसके साथ नहीं था। तो ये लोगों का कहना है कि फिर जब वहाँ पर मेरा कदर में पोस्ट ऑफिस जो है ना बंद की तरफ, वहाँ भी चढ़ा। तो अनंतनाग के लोगों ने कहा कि जो चढ़ाने वाला था पोस्ट मास्टर वो एक कश्मीरी पंडित था, और बाद में नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग आए तो उन्होंने उसकी पिटाई कर दी। आपने सुना कुछ इस बारे में? आपने नहीं सुना है। तो मैं ये बता रहा था कि उस वक्त जो था कि उस वक्त जो यहाँ का ज़्यादा हरदल अजीज़ लीडर थे शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, जो नजर पाकिस्तान की मुखालफत करते थे। मुखालफत इस तरह से नहीं करते थे कि जिस वक्त उसको छोड़ा गया, पहले तो उनको लाया गया बादामी बाग में, वहाँ उनसे लोग मिले काफ़ी, वो मराकेश की तरफ से भी तो बाकी लोग भी मिले। देन अल्टीमेटली व्हेन ही वाज रिलीज्ड उसने हुजूरी बाग में तकरीर की, आज का इकबाल पार्क। ये खुला था, इसमें कोई फेंसिंग वेंसिंग नहीं थी, खुला। आई वॉज देयर एज ए स्टूडेंट। तो उसने कहा कि जो ये मेरी एब्सेंस में इंडिया और पाकिस्तान बना है, पर हमें फैसला करना है कि हमें जो हमारा नया कश्मीर है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है फ्री कश्मीर का, जो मुल्क ये मानेगा हम उसके साथ हम उधर जाएंगे। चाहे वो पाकिस्तान अगर एग्री करता है तो पाकिस्तान में जाएंगे, नहीं तो करता है नहीं जाएंगे। लेकिन ये बात है कि पाकिस्तानी रेडर्स के खिलाफ उन्होंने अवामी रायमा मुनज़्ज़म किया और मिलिशिया भी बनाया। उसमें वो पेश थे, मिलिशिया बन गया ना बाद में। हाँ। जी हाँ। अब थोड़ा सा हम इसके आगे जाएंगे, लेकिन एक वाक़या रह जाता है जो कई लोगों के जहन में है, कुछ किताबों में भी लिखा गया, ज़बानी पे भी बताया गया है कि जब इंडियन आर्मी यहाँ पे आई तो उन्होंने श्रीनगर एयरपोर्ट या इस एरिया में कहीं पे लोगों को मार डाला। क्या ऐसी कोई बात सही है? हाँ, ये सही बात है कि जिस वक्त से इंडियन आर्मी आई, नेचुरली कश्मीर वॉज डिस्टर्ब्ड, वहाँ कर्फ्यू लगाया रात को उन्होंने। आर्मी जहाँ भी पहुँची, मतलब जो श्रीनगर में डिप्लॉयमेंट थी इनकी, हाँ, जैसे फौज जंग के वक्त लगता थे, कर्फ्यू लगाया जी। तो रामबाग में भी कर्फ्यू था जी। फौज भी थी वहाँ पर। रात को कुछ लोग निकले जस्ट टू ईज देमसेल्व्स, हाजत बशरी के लिए, ओपन डेफिकेशन उस वक्त वही था, लैट्रिन शैट्रिन घरों में होते ही नहीं थे। तो जब उनने आर्मी को जब हरकत नज़र आई तो उनने वैसे ही ठोक दिया, गोली मारी। ये न जान के नहीं कि ये सिविलियन है। अच्छा। उन्होंने कहा पता नहीं कोई दुश्मन होगा, कुछ होगा, मार दिया। उस पर शोर उठा, जुलूस निकला, उनके जुलूस निकाले गए वगैरह वगैरह। तो शेख साहब इंटरवीन इमीडिएटली, उन्होंने जलसा बुलाया। पर हाँ, ये जुलूस प्रताप पार्क में पहुंचा। प्रताप पार्क में जलसा, मैं भी उधर था खड़ा, क्योंकि मैं एसपी कॉलेज में पढ़ता था। तो वहाँ पर उसने कहा कि भाई ठीक है, ये बहुत गलत हुआ है। उसने वहाँ लाया उसको, जो उस वक्त था कर्नल सैन, LP सैन जी, सैन को लाया, कहा ये इंडियन आर्मी का ऑफिसर है, इसको ये बात करेगा आपसे। पहले उसने दोनों को लटा दिया, लोगों को भी कहा भाई हम जंग में रह रहे हैं, फौज को ये पता नहीं होता है कि कौन दुश्मन है, कौन दोस्त है, तो ये कर दिया। बाद में उसने कहा अब सैन साहब भी बात करेंगे। सैन साहब को ना अंग्रेज़ी आती थी तो उर्दू, तो अंग्रेज़ी आती होगी मगर उर्दू बोल नहीं सकता था। उसने 2 लफ्ज़ बोले। ये बंगाली थे? बंगाली था। उसने कहा मैं इंडियन आर्मी की तरफ से माफ़ी मांगता हूँ, बस दैट्स ऑल। चीयर्स। तो यही वो थे जो 161 ब्रिगेड का वही था, और जिन्होंने किताब ही लिखी, सिलेंडर वाज द थ्रेड, राइट। तो इन्होंने इसमें माफ़ी मांग ली उनके लोगों ने। ऐसा नहीं है कि कोई कत्ले आम किया, ऐसा नहीं था, ऐसा नहीं था। आपने बटाली साहब 1947 के पूरा शुभ दौर का जिक्र किया, अपनी यादें ताज़ा की। हम ज़रा आगे चलेंगे, 1953 पे हम आ जाएंगे। ये जानना चाहेंगे आपसे कि शेख मोहम्मद अब्दुल्ला गिरफ़्तार क्यों हो गए और उनके साथ क्या सलूक किया, अगर वो इन्होंने यहाँ पे हिंदुस्तान के इलाक़ को, कश्मीर के इलाक़ को हिंदुस्तान के साथ मजबूत बनाने के लिए काम किया, कबायलियों का मुकाबला किया, तो ये क्या हुआ कि अचानक बाद में इनको गिरफ़्तार होना पड़ा? इसकी क्या वजह हुई? पहली बात यह है कि जब शेख साहब गिरफ़्तार हुए उस दिन मैं अलीगढ़ में पढ़ता था जी। तो बाद में सुनने में आया कि यहाँ क्या क्या हुआ है वगैरह वगैरह। असली मसला ये था शेख साहब के साथ, फिर जो इन्होंने बाद में बख्शी साहब के वक़्त किया जी।
अगेन वही 370 कि जो भी प्रोविजंस हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, पहली बार उन्हें वो कुछ कानून लागू कर दिए शेख साहब के ज़माने में, विच परटेन टू आर्मड फोर्सेस, उनके लिए जगह ज़मीन वो ये वगैरह वगैरह, उस पर शेख साहब ने थोड़ा सा रेजिस्ट किया था। हाँ, तो दूसरी बात उनको फिर ये भी पंडित जी को पता था कि शेख साहब के ज़माने में हम फुल इंटीग्रेशन नहीं कर सकते हैं, अच्छा, लिहाजा इसको भी किसी न किसी तरीके से हटाना है जी। तो बल्कि जो उसने चिट्ठी भी लिखी थी कि उसको उसने पटेल ने, सरदार पटेल ने, सरदार होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे, उसको कि साहब ये आप जो कर रहे हैं ये शेख साहब नहीं करेंगे, मानेंगे जी। तो वो बहाना फिर ये पड़ा कि शेख साहब ने तकरीर एक की आरएसपुरा में, उस वक़्त एक लिस्ट निकली थी पोस्ट मास्टर्स की जी, अपॉइंटमेंट्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अपॉइंटमेंट लिस्ट एक बनी जी, जिसमें सिर्फ कश्मीरी पंडित थे, सारे के सारे, नॉट अ सिंगल मुस्लिम। दिस इज़ व्हाट ही सेड इन आरएसपुरा कि साहब ये तो हाल है हमारे साथ, आज आगे जाके क्या होगा जी। तो पंडित जी को मेरी अपील है कि उसको ये चाय वगैरह शगैरह, फिर कुछ डिफरेंसेस बढ़ती गई, तो पंडित जी वांटेड टू टॉक टू हिम, तो उसने फिर अपना डायलॉग बंद कर दिया। अच्छा, राब्ता ही मुनक़ता हो गया, राब्ता मुनक़ता कर, उन्होंने मौलाना आज़ाद को भेजा, इन्होंने मौलाना आज़ाद के साथ भी गुफ्तगू नहीं की, कहा मैंने कोई बात नहीं करनी। अच्छा, ये गलत किया उन्होंने मेरे हिसाब से, टॉक डायलॉग। तो अल्टीमेटली मौलाना आज़ाद उस दिन ईद थी, ईदगाह भी चले गए इनके साथ, तो मगर पॉलिटिकल कोई बात उसने नहीं की जी। फिर नतीजा यही हुआ कि उन्होंने, तो ये सिलसिला पुराना है कि कश्मीरी जो लीडर्स हैं, ये जो हिंदुस्तान से कोई आता है उनसे बात करने के लिए ये दरवाज़ा बंद करते हैं वो उस दरवाजे के बड़े हमें फिर भुगतना पड़ता है जी। तो लिहाजा ये हुआ, फिर शेख साहब की गिरफ्तारी का उन्होंने फैसला कर लिया, उसको गिरफ्तार कर लिया। तो उसकी गिरफ्तारी के बाद इट वाज फ्री फॉर ऑल, तो बख्शी साहब ने कुछ लॉज लगा दिए, तो कुछ के बाद वो भी होशियार हो गया, उसने कहा ज़्यादती हो जाएगी, तो फिर उसको हटा के सादिक से सारिक करवा दिया। लेकिन ये बात भी है कि जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का इलेक्शन हुआ था 1951 में, और उसके बाद उसके 2 साल के बाद शेख महमूदुल्लाह को माजूल किया गया और गिरफ़्तार किया गया। लेकिन आइन जो बना 1957 में जम्मू कश्मीर का आइन बना, और ये बख्शी गुलाम मोहम्मद के ही दौर में नाफिज हुआ, जिसमें एक सेमी ऑटोनोमस एक पोजीशन थी, खुसूसी दर्जा था जम्मू कश्मीर के लिए। लेकिन ये भी शेख इसके बख्शी गुलाम मोहम्मद के दौर में ही हुआ। ये बख्शी साहब के दौर में होने, दरअसल यही होने वाला था शेख साहब के दौर में, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जब जिस वक्त बनी उस वक्त शेख साहब थे बाहर। जो प्रोक्लेमेशन इशू हुआ वो किया था राजा करण सिंह ने एज रीजेंट ऑफ द महाराजा, करण सिंह ने, हाँ, एज रीजेंट जी, हाँ, नॉट एज सदर रियासत जी, ताकि गवर्नमेंट के उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं था। इट इज़ रिलेटेड टू एब्रोगेशन आल्सो। रीजेंट 1949 से 51 तक, 51 तक वो कॉन्स्टिट्यूशन बन गया। कॉन्स्टिट्यूशन की असेंबली में उन्होंने तकरीर की, और साथ ही शेख साहब ने उस दिन ये कहा कि दिस जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बनेगा, जो ये असेंबली है, इट विल रेटिफाई द एक्सेशन ऑफ कश्मीर विद इंडिया। वो उसने ऐसा वैसी तो उसी सिलसिले को मंतकी अंजाम पे पहुंचाया बख्शी गुलाम मोहम्मद ने। तो ये कश्मीर साजिश केस ये क्यों बनाई, क्या इसमें ये शायद बख्शी नहीं चाहता था ना कि छोड़ना हुकूमत को, बिकॉज ये करप्शन था ना, तो एक फर्जी केस था, ये फर्जी केस था, इसमें कोई सच्चाई नहीं थी, नथिंग ऑफ द सॉर्ट। गुलाम कदर गांधी पर इल्जाम तो ये लगा कि गुलबर्ग में थे पाकिस्तानियों के साथ राबिता। आप मुझे ये बताइए जी, इसका एक जवाब है जी। ये कहते हैं इसको जी पाकिस्तानी लोग आए थे मिलने। डू यू नो हु वर अकम्पनिंग हिम? कौन उनके साथ थे? उनके साथ से जुत्शी साहब, उनके साथ थे श्यामलाल वाठ, उसके साथ थे एक और पंडित साहब, ये सब कश्मीरी 3 के पंडित, हाँ, मौजा उसका सिक्योरिटी अफसर। ये 3 कश्मीरी पंडितों के साथ लेके पाकिस्तानियों से बात करने जाते हैं। इज इट पॉसिबल? पाकिस्तानियों से बात करनी थी, खलवत में करते, किसी घर में करते, किसी जगह करते, दोस्त यार के घर में करते। ये सारा झूठ बाद में बनाया गया, मैन्युफैक्चर्ड। बाकी कौन जाएगा इस तरह से पाकिस्तानी एजेंट से बात करने पंडितों को साथ लेके?
इट्स नॉट पॉसिबल। तो ये केस चला अदालत में भी? ये केस चला, स्पेशल कोर्ट बनाया, पहले उसमें बेगम अब्दुल्ला मुलजिम नहीं थी पहले, फिर उसको भी बनाया, फिर शेख साहब को भी मुलजिम बनाया, उसमें निकला कुछ नहीं। एक्चुअली वो केस क्या था, वो ये था कि सम पुलिस ऑफिसर्स गॉट प्रमोशंस। एक नंदा साहब थे, वो छोटे से अफसर थे इंटेलिजेंस वहाँ के अमृतसर में, वो उसके इंचार्ज बन गए, वो DIG बन गया उसी में पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनते DIG इसी मुआवजे में, इसी मुआवजे पर। लिहाजा ये सब उनने अपने पर्सनल एंड्स के लिए किया, इसमें कुछ सच्चाई थी ही नहीं। बाद में विड्रा क्यों किया? वाई विड्रा? जब इतना ज़बरदस्त केस है साजिश का, हिंदुस्तान से भागने निकलने का, तो वाई डिड दे विड्रा इट? सब बकवास है। ये 1957, 62, 1967 और 1972 के जो असेंबली इंतखाबात, इंक्लूडिंग 1967 और 1971, 72 का लोकसभा इलेक्शन, इन सब के बारे में हमारे पास जो डाटा है उसमें यह है कि बहुत सारे लोगों की नामजदगियाँ रिजेक्ट की गई। इसमें जो कांग्रेस पार्टी के चहेते लोग थे, पहले बख्शी गुलाम मोहम्मद से के जो वफादार थे, बाद में कांग्रेस के अपने, तो इन लोगों को वहाँ पे नाम ये मुंतखब करार दिया गया। क्या ये बात सही है कि इसमें बड़ी धांधलियाँ हो गई? जो प्लेबिसिट फ्रंट था जी, वो उसको बैन लग गई इलेक्शन लड़ने के लिए जी। लिहाजा जितने भी पार्टियाँ अदरवाइज थी उन सबको बैन लग गई। फिर क्या हुआ कि एक खालिक साहब थे वहाँ पर DC अनंतनाग, वो डोडा के असली थे, भद्रवा के, बाद में यहाँ रहते थे। उसको इन्होंने कहा यार जिसको सबको बिला मुकाबला कर दो। साथ एक वॉज चीफ मिनिस्टर, पर उसको नहीं पता था, उसने ये बाद में सुना। तो उसने जनाब सबको मुफ्ती सईद वगैरह वगैरह जो भी अनंतनाग के थे उनको कर दिया। इससे पहले भी आप 67 की बात कर रहे हैं, इससे पहले भी जो 62 और 57 के थे वो तो इसलिए होता था क्योंकि प्लेबिसिट इलेक्शन से को बाइकाट करते थे। अच्छा, उस वजह से ये साजिश थी, जिसको मर्जी पे बनाओ। अच्छा, जब मुकाबला ही नहीं है, मुकाबला करने वाले जो होते थे वो तो नॉन एंटिटीज होती थी, तो वो हार जाते थे, तो चलो जी बनाओ, या यही किसी को उठाते थे दिखाने के लिए, हाँ जी हमने इलेक्शन किए हैं। अच्छा। तो सादिक साहब को पहली बार जब ये देखा तो उसने कहा यार मुझे तो ये पता ही नहीं ये कर रहे हैं। अच्छा। तो फिर वो भी इसमें शामिल थे, तो उसमें क्या कर सकते थे। तो इसमें जो 67 और 72 के इलेक्शन भी इसी टाइप के थे, जिसमें धांधलियाँ की गई और अपने मन से। पहला जो इलेक्शन इंडिपेंडेंट हुआ है वो 77 का, उसमें कोई दो राय नहीं है। फर्स्ट इलेक्शन जो अपने जो पहला इलेक्शन, उसमें वो जो नेशनल कॉन्फ्रेंस बिला मुकाबला सारी, जब शेख साहब प्राइम मिनिस्टर बने, पहला फर्स्ट इलेक्शन जी 47, 48, हाँ उस वक्त बीजेपी के भी कुछ आए उसमें, ये बीजेपी नहीं, उस वक्त थी प्रजा परिषद ने बाद में बाइकाट कर लिया जी। हाँ। जब हम 2 मेंबर या क्या थे, उन्होंने कहा जी हमने, वो तो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली का इलेक्शन था जो बाद में बताया गया कि यही असेंबली इलेक्शन है 1951 का, वही रही बाद में असेंबली जी। तो उन्होंने भी बाइकाट किया था, राइट। तो इसमें ऑल द 75 सीट्स वेंट टू नेशनल कॉन्फ्रेंस शेख मोहम्मद, और उसके बाद तकरीबन यही सिलसिला बख्शी गुलाम मोहम्मद सादिक के दौर में और सईद मीर कासिम के दौर में 1972 यही सिलसिला आगे उस वक्त फिर बाद में बंद थे ना, शेख साहब बंद थे, वो भी बाइकाट करते। तो पहला अच्छा, जब उन्होंने शेख साहब ने इलेक्शन में उतरने की कोशिश की, जो अपनी किताब में वो लिख रहा है कि जो किस वक्त वो इसका इलेक्शन कब हुआ था पार्लियामेंट में, शमीम अमर शमीम का 1971, हाँ 71। उनका कहना है, शेख साहब ने लिखा है कि मैं जी श्रीनगर आने के लिए हमने मशवरा किया कि हम इलेक्शन लड़ेंगे, किसी को उठाएंगे इसमें, वी विल फाइट द इलेक्शंस। कहा इतना थोड़ी देर बाद जहाज़ में बैठे थे, सीट बेल्ट वगैरह बांधे, का अनाउंस किया उसने, एयर होस्टेस ने कि जी इट वी हैव लर्न दैट देयर इज़ अ बॉम्ब इन द फ्लाइट, सो फ्लाइट इज़ कैंसल्ड। कहा मैं उसी वक्त समझा कि इनको हमें वहाँ जाने की इजाज़त नहीं देनी है, दे विल अरेस्ट अस अगेन। कहा और वही सच निकला। हम वहाँ कोटला लेन पहुँचे तो बाद में वारंट भी साथ ही पहुँच गया, DC के साथ साथ, लो जी ये वारंट है, तो उनको गिरफ्तार किया, कहा बैठ बिठा दिया हमको उधर। बाद में उन्होंने प्रॉक्सी खड़ा किया
शमी मोहम्मद शमीम को। ऑल्दो शेख साहब से कि वो ट्रस्टवर्दी आदमी नहीं था, बख्शी का ही आदमी था वो भी। अच्छा। तो मगर मजबूरी की वजह से फिर हम बाकी लोगों ने भी कहा, बेग ने भी, सब ने भी, नहीं जी कुछ ना कुछ करना है, इसको सपोर्ट करना है, बख्शी के मुकाबला करेंगे। हाँ, बख्शी गुलाम मोहम्मद का। उसमें दो बातें थी। जिस वक्त उसको मैंडेट दिया मिसेस गांधी ने, आफ्टर इवन हेल्ड गिल्टी बाय कमीशन ऑफ इंक्वायरी एंड इवन सुप्रीम कोर्ट। किसको? बख्शी को। अच्छा। उस बावजूद उसके उसने इंदिरा गांधी ने उसको मैंडेट दे दिया। अच्छा, उसके बावजूद। और सादिक से मशवरा नहीं किया। तो 71 का इलेक्शन वो लड़ रहे थे बख्शी गुलाम मोहम्मद कांग्रेस के टिकट पे, वो कांग्रेस के टिकट पर था जी, कांग्रेस टिकट पर आया था। इस बात के बावजूद के उनके खिलाफ केस भी चलाया गया था। भी चलाया गया, वो भी, जिसमें आप भी प्रोसिक्यूशन में थे। किसकी प्रोसिक्यूशन? बख्शी इसके इंक्वायरीज में थी। इंक्वायरी बख्शी गुलाम के आयंगर कमीशन के, आयंगर कमीशन से साथ मेरा था। मैं उससे पहले मैंने वो कि उसमें भी इंक्वायरीज में भी हिस्सा लिया, जो मुख्तलिफ एलिगेशंस में उनके साथ की थी। तो वो सारा केस बन गया था, वो सच्चा था। तो इनको गिरफ्तार भी किया गया था बख्शी गुलाम मोहम्मद? बख्शी गुलाम मोहम्मद को गिरफ्तार डिफरेंट तरीके पर किया था। बख्शी गुलाम मोहम्मद की गिरफ्तारी का मसला सुप्रीम कोर्ट में भी आर्ग्यू हुआ। तो वहाँ पर एक वकील साहब उठे उनके, बख्शी साहब के, जी इन्होंने ये सारी इंक्वायरी जो है एट द बैक ऑफ शेख बख्शी साहब की है, तो इसलिए क्योंकि उसको उन्होंने गिरफ्तार करके रखा था। ही वाज नॉट गिवन चांस टू डिफेंड हिमसेल्फ। तो फिर हमने वकील हमारे जो अटॉर्नी जनरल थे सेटलवाद, नहीं वो दफ्तरी, तो उसने आर्ग्यू किया। उसने कहा देखिए बात ये है कि जो इसका था, क्या मैं कह रहा था, इसका बख्शी साहब का रोल, ये बिल्कुल जिस वक्त इसको डिसमिस किया गया तो उसने गवर्नमेंट छोड़ी और फिर वो मुकद्दस का वाक़ा हुआ वगैरह वगैरह। उसके बाद जब ये कोशिश कर रहा था किसी अपने पपेट्स को लाने की, उसने एक पपेट को ला भी लिया और उसके बाद इसका ख्याल था कि मैं फिर वापस आऊँगा। तो इस सूरत हाल को मद्देनज़र करके इसने एक वहाँ पर शुरू किया था एजिटेशन करवाना या अंडरग्राउंड कोई सेल बनाना, और हमें उसका पता लगा, हमने उसको गिरफ़्तार किया। गिरफ़्तार करके उधर तारा निवास में रखा और हमने इंक्वायरीज़ की है। इंक्वायरी से इसके ख़िलाफ़ को बहुत सारा मटेरियल मिला, वो ये है 37 में से इसके खिलाफ 30 तो साबित, 37 एलिगेशन तो साबित हुई है इसके खिलाफ जो एंगर कमीशन के पास थी। ओनली ऑन द बेसिस ऑफ रिकॉर्ड, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ ओरल एविडेंस और एफिडेविट। ये मतलब करप्शन के इल्जाम, ये साबित भी, मिसयूज ऑफ पावर, मिसयूज ऑफ पावर। 37 एलिगेशन वे प्रूव्ड, लेकिन फिर भी उसको केस वापस लिया गया, फिर केस वापस लिया गया और उसको मैंडेट दिया गया। तो आप बता रहे थे 1971 जब मैंडेट दिया गया तब मैं भी यहाँ पर था। उसमें शमी मोहम्मद शमीम को इन्होंने उठाया, उनको सपोर्ट किया जी, नेशनल माजरा शुमारी ने। हाँ, इन्होंने मसला कहा, जेल में थे वो, तो उसने कहा, शेख साहब ने लिखा है उसमें, उसने कहा, हमने कहा फिर चलो शमीम को ले लो। तो ऑल्दो आई वाज नॉट इन हिज फेवर, तो मौलाना बेग साहब वगैरह ने कहा नहीं जी करना है मुकाबला। तो कहा फिर मुकाबला किया। उस दौरान में एक चिट्ठी लिखी बख्शी साहब ने पुलिस पीर गुलाम हसन शाह को। ही वॉज एट दैट टाइम DIG कश्मीर। अच्छा। मैं SP था। मैं SP डिफरेंट था, सिटी में नहीं था, मैं कुछ और स्पेशल काम में। तो उसने उसको लिखा था कि साहब मुझे वैलिड इन्फॉर्मेशन है कि पाकिस्तान ने कुछ अपने एजेंट भेजे हैं जो ताले वाले तोड़ेंगे इधर इनके ट्रेजरी के, तो वहाँ से वोट निकालेंगे, जलाएंगे वगैरह होगा, ये होगा, ये होगा, यहाँ फसाद होगा। शेख साहब, इसने पीर साहब ने बुलाई मीटिंग, उसमें 2 बंदे थे, DC और डिविजनल कमिश्नर। DC था वो इफ्तिखार साहब, आगा इफ्तिखार जी, और ये जो था कमिश्नर, डिविजनल कमिश्नर था ये महमूद रहमान का फादर-इन-लॉ सैयद अहमद सैयद कादरी साहब, सैयद अहमद सैयद कादरी जी। इन दोनों को भी उसने बुलाया जी, ये जम्मू में थे। उसने कहा इस तरह वाक़ा है, आप आ जाओ। उसने चिट्ठी पढ़ी, वो ये कहा कि ये खतरा है। तो इसके वजह से हमें मौका मिला एडिशनल फोर्सेस लगाने का सिक्योरिटी पे, और हमने फैसला किया जी ये जो काउंटिंग अब होगी ये टूरिस्ट सेंटर में होगी।
टूरिस्ट सेंटर का ऊपर वाले हॉल में। तो टूरिस्ट सेंटर से सारे दफ्तर बाहर निकाले गए और उनको बंद कर दिया गया। नो बडी वॉज अलाउड देयर एक्सेप्ट पीपल रिलेटेड टू द इलेक्शन। इस इलेक्शन के दौरान वहाँ BSF लगाई गई बाज़ाब्ता, इनमें तो सब कुछ ठीक ठाक हुआ। अब नेक्स्ट डे काउंटिंग है, तो मुझे मैं सोने लगा घर पर, मुझे फ़ोन आया मोहिद्दीन कर्रा का जी। तो वो क्या थे उस वक्त? वो भी था ना उस पार्टी में जो शेख साहब की हक में थे, उस महाजरा शुमारी जी, पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस में थे ना जब प्रो पाकिस्तानी पार्टी बल्कि। तो उसने मुझे कहा कि भाई सो गए तुम? मैंने कहा हाँ भाई सो गया। कहा हाँ ठीक है, अब आपने जो करना था करवा दिया, तो वहाँ पर वो जाली वोट पहुँच गए वहाँ इसमें ना काउंटिंग हॉल में जी। अब आप इसको हरवाना चाहते हो शमीम को, तो आप बख्शी साहब को जितवाना चाहते हो। अच्छा। मैंने कहा ऐसी कोई बात ही नहीं है, क्या बात है, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। मैं बिस्तर से निकल गया पहुँच गया उधर एक सरदार था BSF का ड्यूटी पर। मैंने कहा कोई आया था यहाँ पर? कहा नहीं सर यहाँ तो कोई नहीं आया। कोई किसी ने वोट लाया? मैंने कहा सर किसी ने नहीं लाया, सिर्फ मैंने उसने कहा एक आदमी आया यहाँ DC ऑफिस से एक ट्रंक लेके। तो मैंने उससे पूछा क्या है इसमें? उसने कहा उसमें स्टेशनरी है। तो मैंने ये रखनी है हॉल में। उसने कहा वो हॉल में रखी। उसकी इन्फॉर्मेशन भी गलत नहीं थी, मोहिद्दीन कर्रा के ट्रंक तो पहुंचा था उधर, लेकिन वोट नहीं थे उसमें। सुनिए ना। अच्छा। तो अब मैं खोल नहीं सकता था ट्रंक को। मैं गया, ट्रंक भी देखा मैंने। मैं इस DSP के घर गया। अच्छा। जो ये था इसका इंचार्ज BSF का, ये बरजला में कहीं किराए पे रहता, तो कोई सिपाही साथ उठा उन्हें घर। मैं कहा चलो भाई कुछ इमरजेंसी है। इसको मैंने नहीं कहा ये वोटों का मामला, मैंने कहा लाइटली लगे। मैंने कहा कहते हैं इसमें बम है। किस में? इस ट्रंक में जी। तो उसने जब ट्रंक वक्त देखा, मैंने कहा अब क्या करना चाहिए? मैंने कहा इसको हम रखेंगे बाहर। अच्छा। ओपन में, जो पार्किंग एरिया है ना टूरिस्ट सेंटर में, जहाँ बसें रहती हैं जी। अगर फटेगा तो नुकसान नहीं पहुँचेगा। नुकसान नहीं होगा जी। हमने रखा उधर बीच में, तो बैठ के रात संतरी को दूर लगाया कि भाई ज़रा हिसाब से नज़दीक मत जाना, उसको भी डराया। तो चला गया। शमीम साहब सब सुबह आए, तो बाकी उसके साथी बात थी, हाँ जी क्या है, वो है ट्रंक वगैरह। तो किसी ने उसको कहा होगा ये ट्रंक, वो लेट गया इस ट्रंक पर। अच्छा। जब ये इफ्तिखार साहब ने उठाना चाहा तो उसने कहा नहीं साहब इसको खोलो इधर टूरिस्ट सेंटर के ग्राउंड में जी। तो खुलवाया, वहाँ निकली स्टेशनरी। अच्छा। और उसमें निकले पोस्टल बैलेट्स। अच्छा। पोस्टल बैलेट्स 5-10, उसमें सादिक साहब का भी एक। अच्छा। सादिक साहब का वोट फॉर शेख बख्शी साहब। अच्छा। तो जनाब हो गया, काउंटिंग शुरू हो गई। अच्छा। अब काउंटिंग शुरू हो गई तो बख्शी साहब भी आते हैं जाते हैं, मुझे मजाक भी मेरे साथ करते हैं। तो बाज़वान शाहजवान घर से आता है इनके काउंटिंग एजेंट्स के लिए, तो चलता है मामला। इतने में एक पंडित जी थे, वो इसका काउंटिंग एजेंट था जी। तो उसे सुना शमीम का नहीं, बख्शी साहब का जी। तो उसे सुना पुराना टोक जी, पुराना टाकू पुराना टोक हदराव सिगरेट यथ मज दोपन अस कोर फैसला मुझ क्या करूँ। दोपन दिमो वोटर नार टेबलस पे। उसने कहा हम बैलेट जला डालेंगे। अच्छा। और उसके बाद हम नया इलेक्शन कराएंगे। अच्छा। नए इलेक्शन में हम जीतेंगे। अच्छा। मैं कहा ये बड़ी अच्छी स्कीम है, चलो उठो। मैंने उठाया फ़ोन, सबको कर दिया। अच्छा। आप क्या थे उस वक्त? मैं SP था। अच्छा। तो फ़ोन किया जनाब दुनिया जहान को कंट्रोल रूम को कस्ता वोन में तो मौसर जनाब फैले सरसी खबर में और चीफ सेक्रेटरी फ़ोन कर दावे भाई लुक हेयर इफ वन वोट बर्न्स श्रीनगर सिटी विल बर्न। अच्छा। इतना उस लुकन में जोश ज़बरदस्त और उसको फिर भी फ्रंट वोटिंग के दिन आपको देखना चाहिए क्यूज़ में थे लोग। शमीम को जानता ही नहीं था कोई, मगर वोट डालते थे। मतलब इसलिए कि शेख मोहम्मद उनका सपोर्ट करें। सपोर्टिंग हाँ। बेगम अब्दुल्ला और ये सपोर्ट सिर्फ बेगम अब्दुल्ला से खुलम हाँ। और ये सपोर्ट सिर्फ श्रीनगर में था। हालांकि शमीम ने उस वक्त फॉर्म अनंतनाग से भी भरा था, जहाँ से उसको 9000 वोट मिले थे, वहाँ से नहीं जीता, यहाँ से जीता जी। हाँ। जब ये अब चल रहा है इलेक्शन का चक्कर, तो इनने जनाब बख्शी साहब को पता लगा तो यहाँ गड़बड़ होने वाली है, तो मैं जीत नहीं पाऊँगा। फिर एक वहाँ इलेक्शन कमीशन से एक ऑफिसर आया मिस्टर जैकब,
क्योंकि ये नहीं काउंटिंग कराने में डिले कराते थे, एक एक वोट में वो ये, तो दुनिया जहाँ के रिज़ल्ट निकले पूरे हिंदुस्तान में, इसका रिज़ल्ट नहीं निकलता है। तो एक जैकब साहब आ गए असिस्टेंट इलेक्शन कमिश्नर, उसने जल्दी जल्दी करवाई, तो बख्शी साहब को पता लगा कि मैं हार रहा हूँ, उसने बायकॉट किया, निकल गए सारे। तो खैर बाद में उसको डिक्लेयर किया शमीम को, तो जीता भारी अक्सरियत से। और वो इलेक्शन वो शेख साहब वर्सेस था। हाँ, वो इलेक्शन जो श्रीनगर सेंट्रल पे हुआ उसको आप सही मानते हैं? सही, बिल्कुल इलेक्शन 100% जी, विदाउट एनी चोरी शोरी, क्योंकि लोग उसमें लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे। हाँ। बट अली साहब थोड़ा सा हम पीछे जाएंगे, इस एपिसोड में ही हम इसको कवर करने की कोशिश करेंगे। वो ये है कि 1963 में ये जो वाक़या हुआ, मोई मुक़द्दस का जो वाक़या हुआ, इसके बारे में हम जानना चाहते हैं कि ये असल में ये कैसे हो गया, मतलब ये वहाँ से गायब हो गया था और वापस ये कैसे आ गया, मुख्तसर हम जानना चाहेंगे। पता ही नहीं हमको, क्या पता है इसका। उस वक्त आप सरकार में थे? मैं सरकार में था, मगर मोई मुक़द्दस के केस के साथ मेरा कोई ताल्लुक नहीं। उसकी कोई, मैं कोर्ट में था उसमें, प्रोसिक्यूटर जी, तो लिहाजा उसमें मेरे साथ कोई सवाल। तो 1964 में जिस वक्त शेख मोहम्मद अब्दुल्ला पाकिस्तान चले गए हिंदुस्तान की हुकूमत की इजाज़त के साथ, तो उस वक्त डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला भी उनके साथ शायद गए थे। और उसके बाद कई लोग जो उनके मुखालिफिन हैं वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि ये मकबूल भट्ट से वहाँ पे मिले थे, और JKLF के अभी भी उसको वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं कई लोग, जिसकी वो मकबूल भट्ट उस वक्त मकबूल भट्ट कुछ भी नहीं था। जब फारूक अब्दुल्ला ने आज़ाद कश्मीर का दौरा किया, देर मकबूल भट्ट वगैरह वगैरह से, ही वॉज नो बडी इन दोज डेज, एक्सेप्ट वो एक मकबूल भट्ट था, एक और कोई और आदमी था, उनने एक अलग पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी बनाई थी। नो वायलेंस, नथिंग ऑफ द सॉर्ट वगैरह, ऐसा कोई मसला ही नहीं था। मगर उनने ये फैसला किया था जी, हम बाद में रेजोल्यूशन पास किया जी, कश्मीर का जो आज़ाद करना है ये बंदूक के बगैर नहीं हो सकता है। जी, ये JKLF ने किया था, अमान अल्लाह खान वाली। अमान अल्लाह खान उस वक्त मकबूल भट्ट के साथ था जी, वो मकबूल भट्ट के साथ था उस वक्त। तो लिहाजा मकबूल भट्ट का वो वाक़ा वो है। तो फिर वो मकबूल भट्ट जब यहाँ आ गया, तो यहाँ वो फिरता रहा अपने पुराने दोस्तों को जो उसके क्लास फेलोज थे वगैरह थे, क्योंकि BA तो उसने बारामूला में किया था जी। तो उनको उसने सबको मिला। तो उस पर उसके बाद वो चला गया, फिर वापस चला गया, और ही वेंट बैक, ना ही वाज अरेस्टेड। फिर वो सेंट्रल जेल से भाग गया, सेंट्रल जेल से भाग के पार चला गया। मतलब ये 2 बार आया था, सुनिए ना, ये तो पहली बार की बात है। वो तो चला गया, उसको रास्ते में लोगों ने भी हेल्प कर ली, तो मकसद पर पार करवाया नस्तचुन पास से, नस्तचुन नहीं, ये जो है मावर की तरफ से जी। दूसरी उस इनएक्सेसिबल एरिया तमिस फ्रॉस्ट बाइट गमत सह गो तम पे तो मकसद वोत तत कोर तिमो सह गिरफ्तार सतकुजी एरिया सतकुजी ने सतकुजी को बदल जी, ये मावर जी, मावर हंदवारा तथ क्या था गली वनामी गो मुशित। तो वहाँ से ये चला गया, फिर वहाँ उसको गिरफ्तार किया। यार हिंदुस्तान गया, जेल कोई तोड़ सकता है? तुम कहता है मैं जेल तोड़ के आ गया हूँ, जेल वेल नहीं तोड़ सकता। तो उसको गिरफ्तार किया, गिरफ्तार करके फिर उसको काफ़ी चलाया वलाया, बकवास वकवास वो चलता रहा। पाकिस्तान में भी उसको गिरफ्तार किया गया? हाँ, जेल में था वो। यहाँ से ज़्यादा टॉर्चर उसको वहाँ हुआ है, यहाँ टॉर्चर ही नहीं हुआ उसका। फिर दूसरी बार जब वो आया, वो लंगेट पहुँचा, मैं तो अनंतनाग में था, लंगेट में वो गया बैंक लूटने। हालांकि उसके पैसे की क्या ज़रूरत थी, पता नहीं क्या इंस्टिंक्ट था उसमें। तो लोग तो जानते नहीं थे उसको। बैंक वाले को जब इसने हैंड सब कर दिया, पिस्तौल हाथ में, तो उसने शोर मचाया, लोग खड़े हो गए, लोग इसके पीछे दौड़ गए। ये आगे आगे भाग रहा है, ये पीछे पीछे, वो पीछे से फायर भी कर रहा है, पता नहीं 1-2 आदमी मर भी गए। देन ही वाज कॉट देयर। ये बैंक मैनेजर भी मर गया उसमें, बैंक मैनेजर मर गया जी हाँ। फिर उसको ले गए सेंट्रल जेल से सीधा तिहाड़। तिहाड़ में बगैर ट्रायल वायल सब कुछ, जो कुछ सारे पेंडिंग ही थे, सिर्फ उसको वो फांसी की सजा दी थी। एक केस में उसके खिलाफ मर्डर के 2 केस थे, एक SI अमरचंद का, दूसरा बैंक मैनेजर का। तो एक चल रहा था अमरचंद वाले में, वो दोनों चल रहे थे। अमर सिंह वाले में सजा हुई थी।
उसमें उसको लटका दिया गया, खैर सला। तो वो ट्रायल कोर्ट में उसको फांसी की सज़ा, उसके बाद उसने अपील्स वगैरह कर ली, वो रिजेक्ट हुई सारी। तो बाद में उसको 1984 में फांसी पे लटकाया गया जब रविंद्र म्हात्रे का मर्डर हुआ बर्मिंघम में। उसके इंतकाम में इंदिरा गांधी ने ये बता दिया कि इसको क्यू से निकाल करके वहाँ पे लटका दें। मतलब हालांकि दे शुड हैव वेटेड फॉर अनदर ट्रायल, क्योंकि दूसरी ट्रायल चल रही थी उसकी, तो वो नहीं उन्होंने किया, उन्होंने उसको फांसी। लेकिन कानूनी पाबंदी भी नहीं है, अगर किसी का ट्रायल चल रहा होगा, एक में फांसी की सज़ा हुई होगी, दे सकते हैं फांसी। हाँ, लेकिन यह है कि ये क्यू से निकाल करके ऐसा किया था। बटाली साहब, आपका बहुत शुक्र है कि आपने आज के इस एपिसोड में एक इम्पॉर्टेंट एक फेज़ पे रोशनी डाली। हम दूसरे फेज़ में आपसे दूसरे उम्र के बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि अपने नज़दीकी से देखे हैं, अपने अलफदा का केस क्रैक किया है, जो पहली मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन थी जम्मू कश्मीर में, जिसको आपने क्रैक किया है। हम दूसरे एपिसोड में इससे मतलब आपसे बात करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये नाजरीन, ये थे अली मोहम्मद बटाली साहब, जो एक सीनियर ऑफिसर हैं जम्मू कश्मीर पुलिस के। ये DIG रिटायर हुए हैं, लेकिन ये इस वक्त के वो जो रेंज DIG होते हैं वो नहीं थे। इनके मतलब कलमदान में पूरा कश्मीर डिवीज़न और लद्दाख का जो यूनियन टेरिटरी है, ये सब आता था उस वक्त। ये IG से भी ज़्यादा इनका एरिया उस वक्त हुआ करता था। अल्टीमेटली 1990 में, अपने 89 में पब्लिक सर्विस कमीशन में 89 में ये फिर पब्लिक सर्विस कमीशन में चले गए, और उसके साथ ही इनकी पुलिस की मुलाजमत ख़त्म हो गई। हम दूसरी एक किस्त में इनकी ज़िंदगी पे और इनके जो मुशाहिदा थे इन पे तफसील से बात करेंगे। शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।